Good morning, dear students. Welcome to Genesis. This is my second lecture on the chapter Genetics, some basic fundamentals. आज के इस lecture में we are mainly going to cover gene, allele, dominant allele, recessive allele, homozygous condition, heterozygous condition, genotype and phenotype. जब हम लोग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, वहां ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था व्हाट इज द जीन. जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. सो जीन इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन. हमारे बॉडी में अभी तक टोटल 19,000 जीन्स डिस्कवर किए गए हैं और ये पाया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स आर सीटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1. एंड ये नंबर कितना है? देयर आर 2968 जीन्स प्रेजेंट जस्ट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1. सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं Y क्रोमोसोम पे and the number is just 231. So please try to remember these figures. Total 19,000 genes हमने अभी तक डिस्कवर किया है. उसमें maximum genes are present on chromosome number 1 and least number are present on chromosome Y, which is present in males. Another very important thing is what is a genome. Genome किसे कहते हैं? Genome is the total complement of DNA. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें पता है कि एक डीएनए में there are only certain areas which can produce proteins and इन areas को ही हम कहते हैं genes. Why? Because they all can produce proteins. What about these? इन एरियाज को इंटरजेनिक रीजन कहते हैं. So when you talk about the total complement of a DNA, you are talking about the genes plus the intergenic areas. Intergenic part. ये total complement of the DNA is known as the genome of an individual, where you are talking about the gene plus those areas which are not producing any protein. They are referred as intergenic areas. ये total मिलके बनते हैं genome. Now every gene that we are talking about exists in two alternative forms. याद है जब मैंने character और trait समझाया था, मैंने एक coin का example दिया था कि imagine a coin is a character और उसके दो sides जो हैं वो traits हैं. Same example यहाँ पे भी आप use कर सकते हैं. Imagine that gene is that coin and it has two sides and those two sides or those two alternative forms are called alleles. Alleles can be called as the alternative forms of a gene. तो alternative form of a gene. और ये allele दो तरह के होते हैं. एक dominant allele और एक recessive allele. इसे अगर समझना है तो हमें पहले एग्जाम्पल से समझना है, बट आई विल जस्ट क्विकली राइट द डेफिनेशंस ताकि हम जब एग्जाम्पल समझें we can look back and relate to it. Dominant allele can express itself regardless का मतलब है फर्क नहीं पड़ता, regardless of the presence of another allele. मतलब और एक allele है या नहीं उससे इसके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन रिसेसिव allele दे एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ a recessive
allele of a particular gene. क्या है ये समझ, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आई एम श्योर, लेकिन हम धीरे धीरे समझते हैं। सोचो एक ऐसा कंडीशन जहां पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मतलब मैंने क्या कहा, होमोलोगस, दैट मीन्स वन क्रोमोसोम फादर से, वन क्रोमोसोम मदर से, दे आर क्वाइट सिमिलर इन शेप, साइज एंड द जीन्स दैट दे कैरी, बहुत सारी सिमिलरिटीज है। अब सोचो इनके पास टंग रोलिंग का जीन है। हम लोग इस जीन के एग्जाम्पल से आज समझेंगे। ये जो टंग रोलिंग का जीन है, इट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक वो फॉर्म जिसके कारण एक इंडिविजुअल टंग को रोल कर सकता है, और एक जिसके कारण इंडिविजुअल टंग को रोल नहीं कर सकता। मैं टंग रोल नहीं कर सकती, सो आई डू नॉट हैव दैट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन विच हेल्प्स इन रोलिंग द टंग। शायद आप कर सकते हो, तो आपके पास वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है नेचर में इन अ डोमिनेंट स्टेज, उसे हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचो जो लोग टंग रोल कर पाते हैं, उनके पास जो वर्जन ऑफ अलील है उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नहीं कर पाता है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डोमिनेंट फॉर्म एज कैपिटल आर एंड द रिसेसिव फॉर्म एज स्मॉल आर। तो ये जो डेफिनेशन मैंने डोमिनेंट एलील का दिया था, इसमें अगर मुझे कोई एग्जाम्पल देना हो तो मैं एग्जाम्पल दूंगी ऐसे लिख के, कैपिटल आर। सिमिलरली अगर मुझे रिसेसिव एलील का एग्जाम्पल देना हो तो मैं एग्जाम्पल दूंगी स्मॉल आर फॉर टंग रोलिंग। Now let's come back to this diagram. मैंने कहा ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, दैट मीन्स इनके पास सेम काइंड ऑफ जीन है, लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि सेम टाइप ऑफ एलील है, नहीं, वो नहीं भी हो सकता है। सोचो ये जो इंडिविजुअल है जिसका हम होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, उन्हें ये पेरेंट 1 से एक क्रोमोसोम मिला है, और ये फॉर एग्जाम्पल पेरेंट 1 से ये क्रोमोसोम मिला है, और ये वाला क्रोमोसोम पेरेंट 2 से है। और पेरेंट 1 से जो क्रोमोसोम मिला है वहां उन्हें मिलता है कैपिटल आर वाला एलील। दैट मीन्स इनके पेरेंट से जो क्रोमोसोम उन्हें पास किया गया है उसमें जो रोलिंग का एलील का वर्जन है वो कैपिटल आर वाला है, और यहां जो रोलिंग का वर्जन है वो भी कैपिटल आर वाला है। दोनों पेरेंट से उन्हें कैपिटल आर वाले अलील के वर्जन मिले हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्सन विल बी अ रोलर। वो अपने टंग को रोल कर सकता है। यहां जरा आते हैं, सोचो इनका तब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो हमें दिखेगा कि ये वाला फर्स्ट पेरेंट से, सेकेंड पेरेंट से, और इनके पास स्मॉल आर मिला है उन्हें अपने पेरेंट से, और इन्हें भी स्मॉल आर मिला है अपने पेरेंट से। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये इंडिविजुअल एक नॉन रोलर निकलेगा, बिकॉज इनके पास दो रिसेसिव फॉर्म्स ऑफ एलील है और इनके पास दो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील है। सो ये टंग रोल कर सकते हैं, ये टंग रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा कंडीशन आए जहां एक क्रोमोसोम के पास, सोचो ये पेरेंट 1 और दूसरा पेरेंट 2 से आया है, और इनके पास कैपिटल आर है और इनके पास उसी का स्मॉल आर वर्जन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पेरेंट टंग रोल कर पाते हैं और दूसरे पेरेंट टंग रोल नहीं कर पाते हैं, नॉन रोलर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक क्रोमोसोम आया जिसमें कैपिटल आर मिला, दूसरे क्रोमोसोम में हम देख रहे हैं उन्हें स्मॉल आर मिला। अब आता है सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, ये इंसान टंग रोल कर पाएगा या टंग रोल नहीं कर पाएगा? इसे समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द डेफिनेशन। Dominant allele can express itself regardless of the presence of another allele. अगर एक डोमिनेंट एलील है एक इंडिविजुअल के पास, तो वो इंडिविजुअल वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस करेगा रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। दूसरा एलील क्या है
फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरा एलील भी कैपिटल आर है तो बहुत अच्छा, तो रोलर ही है, लेकिन अगर दूसरा एलील स्मॉल आर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये इंडिविजुअल टंग रोल कर सकता है। इसीलिए टंग रोलिंग को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और इसीलिए उसके एलील को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरा इधर आ जाओ, दो स्मॉल आर मैंने क्या कहा था, recessive alleles they can express only in the presence of a recessive allele of a particular gene। मतलब एक आर खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब उसे दूसरा एक रिसेसिव एलील मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, तब जाके ओनली ये एक्सप्रेस कर सकता है। सो ओनली व्हेन देयर आर टू स्मॉल आर तभी एक इंडिविजुअल टंग नॉन रोलर बन सकता है। लेकिन आप अगर टंग रोलर हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आपके पास कैपिटल आर एलील कॉम्बिनेशन है, या आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर एलील कॉम्बिनेशन है। सो अभी मैंने जो समझाया कि एलील इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एंड इट एग्जिस्ट इन टू वेज। ओके, इट कैन बी अ डोमिनेंट एलील, इट कैन बी अ रिसेसिव एलील। सो वन एलील or an allele will be called a dominant allele if it can express itself regardless of the presence of another allele। फर्क नहीं पड़ता है। That is why this combination can be capital R, it can also be capital R, small r. In both the cases, the individual is going to be a tongue roller. But for a recessive allele to express itself, there has to be another allele recessive in form of the same gene. So, if somebody is a tongue non-roller, उनके पास बस एक ही option है, they will have to get small r from both the parents. अब हम जाते हैं इसी एलीलिक कॉम्बिनेशंस के लिए कुछ नाम हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दोज नेम्स क्विकली। इसका मतलब हम फिर से ये कह सकते हैं कि अगर कोई नॉन रोलर है तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बस आर हो सकता है, लेकिन अगर कोई रोलर है जो टंग रोल कर सकता है उसके पास दो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अब ऐसा कंडीशन वेयर बोथ द एलील्स आर सिमिलर, एकदम स्मॉल आर या कैपिटल आर, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील्स। लेकिन यहां मैंने दो कंडीशन दिखाया है, इस कंडीशन को कहा जाता है होमोजाइगस ऑब्वियसली, लेकिन इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील। तो मैं क्या घुमा के ये भी कह सकती हूं कि जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, और जो ट्रेट रिसेसिव होता है वो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ जीनोटाइप। जेनोटाइप किसे कहते हैं? जेनोटाइप रेफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, मतलब आपके जीन्स में एलील के अरेंजमेंट्स को अगर हम रेफर करते हैं तो हम उसे कहते हैं जीनोटाइप। And what is phenotype? Phenotype refers to observable characters that are genetically controlled. So ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें दिखते हैं, एंड ये कैरेक्टर्स हमारे कंट्रोल्ड भी होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील्स। इसको एक क्विक इजी एग्जांपल से समझते हैं कि जब मैं बोलती हूं कि आई कैन रोल माई टंग और
this person is a tongue roller, so and so is non-roller. तो I am basically talking about the observable character, जो मुझे दिख रहा है. लेकिन वो इंसान जो टंग रोल नहीं कर सकता, हमें पता है कि उसके एलील का अरेंजमेंट हमेशा स्मॉल आर होगा. सो हियर व्हेन आई से दैट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंडिविजुअल इज स्मॉल आर, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप. And similarly, when I say this person is a tongue roller, then we know that this person can be a homozygous tongue roller or a heterozygous tongue roller. That means इसके genotype के पास दो option हैं. They can be homozygous tongue rollers or they can also be heterozygous tongue roller. That means genotype अगर हम refer करते हैं, it is only the genetic constitution. Now this genetic constitution you know exists in two forms, homozygous, heterozygous. Phenotype is the observable characters which are just genetically controlled. Okay. Now let's quickly take an example where I will show you some arrangements of allele and I will tell you how you can guess whether it is a homozygous condition or a heterozygous condition. तो हम लोग दो homologous chromosomes को लेते हैं and since they are homologous they will be similar in shape, similar in size and उनके genes भी similar लोकेशंस में होंगे. याद रखना जीन्स के लोकेशन, शेप एंड साइज के बेसिस पे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप करते हैं. सो अगर एक ऐसा कंडीशन रहा जहां पे ये जीन फर्स्ट क्रोमोसोम में कैपिटल ए, सेकेंड क्रोमोसोम में भी कैपिटल ए, सो व्हाट इज दिस कंडीशन एंड इज इट अ डोमिनेंट कंडीशन और अ रिसेसिव कंडीशन? हम लिखेंगे इट इज अ डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जहां यहां पे कैपिटल बी जीन है और यहां पे स्मॉल बी जीन है. सो इसका हम अगर बताएं कि व्हाट इज दिस कंडीशन, वी विल से इट इज अ डोमिनेंट बट हेट्रोजाइगस कंडीशन. थर्ड, अगर हम लेते हैं दो स्मॉल सी और कंडीशन के बारे में बोलते हैं, देन वी विल से इट इज अ रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन. एंड हम सबको पता है कि रिसेसिव ट्रेट्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ ओनली अंडर दिस कंडीशन. ये दोनों कंडीशन डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए ही होता है. चल, लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल वेयर आई विल पुट सम डेटा एंड वी विल ट्राई टू सी इफ वी कैन गेस द जीनोटाइप. अगर ऐसा बोला जाए कि इन पी प्लांट द डोमिनेंट ट्रेट, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हाइट ऑफ अ पी प्लांट, द डोमिनेंट ट्रेट इज टॉल एंड द रिसेसिव ट्रेट इज ड्वार्फ. मतलब पी प्लांट में जो ट्रेट डोमिनेंट है वो है टॉल और जो ट्रेट रिसेसिव है वो है ड्वार्फ. एंड हमें अब इसके जीनोटाइप्स, पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखने हैं. क्योंकि टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट तो हम इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर मुझे इस प्लांट का जीनोटाइप लिखना हो देन आई विल से दिस प्लांट कैन आइदर एग्जिस्ट एज कैपिटल टी, जहां इस प्लांट को अपने दोनों पेरेंट से कैपिटल टी मिला है, इट इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन. Or the plant can also exist as capital T small t, which is a heterozygous dominant condition. But dwarf क्योंकि एक रिसेसिव कंडीशन है, सो ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप हमेशा स्मॉल टी ही होगा. सो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि एलील किसे कहते हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील किसे कहते हैं और होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है. इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके लेटर ऑन हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.